स्टार्ट करना स्टार्ट है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये बीएससी थर्ड ईयर के लिए एक्स्ट्रा क्लास है और जिनका इस बार पेपर है थर्ड पेपर सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स 18 तारीख को होगा, 18 सितंबर को। तो मैंने उसमें इम्पॉर्टेंट तो बता ही दिया था आपको और मैंने ये भी कहा था कि इम्पॉर्टेंट तो देखिए 99% होता है, 100% होता नहीं, लेकिन फर्स्ट पेपर में ठीक ठाक जो है आप कर पाए और सेकंड पेपर भी कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि बहुत अच्छा सा रहा है, तो ये अच्छी बात है। थर्ड पेपर में सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी देखे, जो क्लासरूम में ऑफलाइन जब पढ़ रहे थे लास्ट ईयर, आप ऑफलाइन ही पढ़ रहे थे, तो उसमें सारे के सारे क्वेश्चन नोट्स में हैं, चाहे वो क्लास ए एम्पलीफायर हो, चाहे क्लास बी एम्पलीफायर हो, चाहे वो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस हो, जंक्शन कैपेसिटेंस दो तरह का होता है, वो सारी चीज़ें मैंने लिखवाई हुई हैं, ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट, ये सारी चीज़ें लिखवाई हुई हैं। लेकिन एक क्वेश्चन कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि शायद वो नहीं हुआ, तो पहले हम वही बता दें, तो उसके बाद जो है फिर देखते हैं। बाकी आप लोग देखिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो हम यही कहेंगे कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन बी जैसे है, तो सेक्शन बी में है क्या कि फर्स्ट यूनिट अगर आपकी कंप्लीट है तो भी सेक्शन बी हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादातर उसमें डिवाइस हैं, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट, उसका न्यूमेरिकल। ए सेक्शन की बात भी हो रही है, इसी के साथ में ए सेक्शन की भी बात हो रही है। इसके अलावा कई तरह के डायोड, जिनमें से पॉइंट कांटेक्ट डायोड, टनल को छोड़ सकते हैं। टनल लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है, टनल को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन देखिए छोड़ सकते हैं ऐसा हम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि जो लोग कम से कम पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन जो लोग पूरा पढ़ना चाह रहे हैं तो वो तो पहले इंपॉर्टेंट बाद में कॉपी। तो ये तो टनल मान लीजिए आ गया, अब आप कहेंगे मैंने छोड़ने के लिए बोल दिया था, तो ये नहीं है, मतलब ये ट्रेंड है कि क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट नहीं होते। जेनर डायोड क्या है? जेनर डायोड है वोल्टेज रेगुलेटर, फोटो डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। मुझे ऐसा लगता है कि फोटो डायोड और लाइट एमिटिंग डायोड में से कोई ना कोई आपसे एग्जाम में पूछना जाएगा। बात समझा गई? इसके बाद यूनिट सेकंड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने बताया हुआ है, डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई का फॉर्मूला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 साल से आया नहीं है, इस बार ये आ सकता है। ठीक है, कुछ चीज़ें देख रहे हैं 2 साल से, मतलब आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाती हैं, जैसे कैरियर कंसंट्रेशन के बारे में। कैरियर कंसंट्रेशन आप पूरे सिलेबस को देखें, यूनिट 1 को, यूनिट 2 को, यूनिट 1 को तो छोड़िए, यूनिट 2 को अगर देखें तो उसमें कहीं भी कैरियर कंसंट्रेशन करके कुछ भी नहीं दिया हुआ है, न यूनिट 1 में है न यूनिट 2 में है। वो क्यों आ जाता है, बात समझ आई नहीं? हाँ, कहीं ना कहीं अगर ये कहें कि कैरियर कंसंट्रेशन जो है वो आपका सेकंड पेपर में है तो ये पॉसिबल है, क्योंकि सेकंड पेपर में भी याद करिए मैंने सेमी कंडक्टर में कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए कही थी, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव पेपर था, इसलिए कैरियर कंसंट्रेशन से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, बड़े क्वेश्चन का सवाल है, लेकिन वो तो पेपर अब आपका हो गया क्लियर। तो थर्ड पेपर के अकॉर्डिंग वो चांस बहुत कम है इस बार। तो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई का फार्मूला, बेस विड्थ। अब हाँ, किसी ने एक ने और पूछा है, मुझे तो बहुत सारे व्हाट्सएप आए, तो उसमें किसी ने पूछा अर्ली इफेक्ट नहीं पढ़ाया गया। अर्ली इफेक्ट कुछ नहीं है, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन को साइंटिस्ट जेएम अर्ली ने बताया था, उनके नाम पर इसको हम अर्ली इफेक्ट कहते हैं, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। ये मैंने बड़ा डिटेल में आपको पूरा बताया हुआ है। तो ये हो सकता है कि सेक्शन बी में हो, बड़ा सा क्वेश्चन हो, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होगा, वो 12 नंबर के क्वेश्चन है तो 6-6 नंबर में, जैसे बेस विड्थ मॉड्यूलेशन अलग पूछा गया और सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर लास्ट वाला यूनिट 4 वाला, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, इन पे किसी ना किसी पे रिजल्ट, मतलब जो शॉर्ट नोट टाइप का होता है वो रिपीट भी हो जाता है। एससीआर भी रिपीट हुआ है और यूजेटी भी रिपीट हुआ है। यूनी पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर अलग बात है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर अलग बात है। मैंने आपको बताया था यूनी पोलर का मतलब होता है जिसमें केवल एक तरह के चार्ज कैरियर्स एक्टिव रोल प्ले करते हैं कंडक्शन में, इनको हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। फेट जो है वो यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, फेट को कभी भी यूजेटी सिंबल से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। यूजेटी कहां लिखा गया? यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, एक ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें एक ही जंक्शन हो। ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन होते हैं, लेकिन अगर एक ही जंक्शन हो तो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर कहलाता है। याद करिए, एक बार लिया, एन टाइप सिलिकॉन बार, उसको बेस बोलते हैं, फिर उसमें कहीं पर डिफ्यूजन टेक्निक से पी टाइप उसको बनाया, एमीटर टर्मिनल बाहर निकल आया,
और बेस B1 बेस B2, यानी कि एक ही सिलिकॉन बार में दो टर्मिनल बने, B1 और B2, और साथ में जहां पर आपने डिफ्यूजन टेक्निक से उसको P बनाया है, इंसर्ट किया है ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, वहां पर क्या बन गया, एमीटर टर्मिनल। तो इसीलिए उसका नाम यूनी जंक्शन होता है, क्योंकि एक जंक्शन होता है और कुल मिलाकर के दो बेस होते हैं, एक एमीटर होता है। क्लियर? तो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर और सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में से कोई एक। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था, ये सारी चीजें मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई हुई हैं। क्या? इसके बाद इन्वर्टर वाला बैटरी ऑपरेटेड इक्विपमेंट के लिए, हाँ एक क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन्वर्टर वाला भी। एक मुझे और याद आ गया, क्योंकि जो क्वेश्चन का ट्रेंड है वो इसी टाइप का है, 2-3 साल में कम से कम चेक करना पड़ता है। क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर्स। जैसे अगर आप इधर 1-2 साल में देखेंगे तो क्लासिफिकेशन नहीं आया, तो शॉर्ट में, शॉर्ट का मतलब बहुत शॉर्ट कोई क्वेश्चन ही नहीं आता 3 नंबर का, तो कम से कम आता है ए सेक्शन में, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर। ये सी में भी हो सकता है, लेकिन जैसे 12 नंबर का क्वेश्चन है, मान लो 6 नंबर का दे दिया क्लासिफिकेशन, याद करिए क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, लेकिन इसके बीच में था एक क्लास ए बी। क्लियर? वेव फॉर्म का डिफरेंस है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर हो सकता है। इसके बाद क्लास बी एम्पलीफायर, याद करिए क्लास बी पावर एम्पलीफायर में, अब देखा जाए तो अगर आप ध्यान दें तो एकदम लास्ट टर्न जो आपका ऑफलाइन में था, जब आपने बैच को छोड़ा, खत्म किया, तो आज भी वो फिगर क्लासरूम में बना हुआ है, क्योंकि उसके बाद कोई क्लास में गया ही नहीं। तो वो क्लास बी एम्पलीफायर, मैंने उसका कैलकुलेशन बताया था 78.5%, शायद पेपर में 2018 में शायद, या जब पूछा गया है तो ये 78.6% कहा गया। मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ क्लास बी पावर एम्पलीफायर इज 78.6%, जबकि क्लास ए एम्पलीफायर की मैक्सिमम इफिशियंसी जो होती है वो 50% होती है। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये सब आप तैयार करिए। जो बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन में, मान लीजिए बाय द वे एक कोई नहीं तैयार हो रहा है या नहीं तैयार कर, उसमें ज़्यादा आप टेंशन ना लीजिए, क्योंकि 4 क्वेश्चन सेक्शन बी में आएंगे, 2 करने होंगे, इंपॉर्टेंट से आ जाना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है? बाकी हर इंपॉर्टेंट 99% होता है, कोई 100% कोई कुछ नहीं कह सकता। सेक्शन सी में 4 आने हैं, 2 करने हैं, जो इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं ऑलमोस्ट। देखिए जैसे सेक्शन सी की बात करिए, कौन कह सकता है कि मॉसफेट नहीं आएगा? मॉसफेट, जेफेट, मॉसफेट, हाँ एक बार और, ये ई मोड मॉसफेट और डी मोड मॉसफेट, वैसे शॉर्ट में नहीं लिखना चाहिए, लेकिन वो पेपर में लिखा हुआ है, मैंने अनसॉर्ट चेक किया, तो कल ही चेक किया बल्कि, तो उसमें ई मोड मॉसफेट और डी मोड मॉसफेट का ये क्या मतलब है? ई मोड मतलब इन्हेंसमेंट मोड मॉसफेट, ऐसा कोई शॉर्ट फॉर्म है नहीं, लेकिन फिर भी बना दिया गया इन्हेंसमेंट मोड मॉसफेट। और डी मॉसफेट का मतलब क्या हुआ? डी मोड मॉसफेट का मतलब क्या हुआ? डिप्लीशन मोड में जो मॉसफेट होते हैं वो डी मोड मॉसफेट। क्लियर? वर्किंग है, गेट के पोटेंशियल पर डिपेंड करता है इन्हेंसमेंट मोड और डिप्लीशन मोड। इन्हेंसमेंट मोड वाले में चैनल पहले से नहीं रहता, बाद में जनरेट हो जाता है। डिप्लीशन वाले पूरा डिटेल कॉपी में आपके है, 1-2 टर्न में ये सारे क्वेश्चन नहीं कराए थे। कुछ लोगों ने कहा कि इन्हेंसमेंट मोड एक बार और, तो इसमें क्या चीज़ बता दी जाए, मतलब ये है ना, तो कॉपी को हर हाल में पूरा पढ़िए। लेकिन अगर इन केस 1 या 2 क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा आप टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि 4 में से 2 करने हैं बी सेक्शन में, 4 में से 2 करने हैं सी सेक्शन में। से पूरा काम करना है किस पे? शॉर्ट क्वेश्चन पे, और वो करना है आपको सेक्शन ए में। अगर न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल इस बार जैसे देखिए फर्स्ट पेपर में कोई उतना पोर्शन था ही नहीं न्यूमेरिकल का, तो अगर न्यूमेरिकल आएगा तो फीडबैक का आ सकता है, फीडबैक इन एन एम्पलीफायर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। एम्पलीफिकेशन कभी कभी तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन, मैंने आपको ये क्लासरूम में भी बताया था, A बराबर A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू एंड सो ऑन। कास्केडिंग जिसको मैंने लिखवाया है, कास्केडिंग लिखवाया होगा, कास्केडिंग भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है। कास्केडिंग ऑफ एम्पलीफायर्स, कास्केड करना मतलब कपलिंग करना। एक स्टेज ऑफ एम्पलीफायर का आउटपुट दूसरी स्टेज में जाता है इनपुट के फॉर्म में। अब जब हम आइडियल पढ़ते हैं तो विदाउट एनी लॉस बोलते हैं, जैसे 5 वोल्ट आरएमएस वैल्यू का वोल्टेज लगाया और 50 वोल्ट आरएमएस मिला। आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, क्योंकि एम्पलीफिकेशन तो सिग्नल्स का होता है ना, और सिग्नल वर्ड का यूज किसमें करते हैं? अल्टरनेटिंग में, प्रत्यावर्ती में। अल्टरनेटिंग का मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट कंटिन्यूअस वेव फॉर्म में होती है, तो उसकी आरएमएस वैल्यू यूज करते हैं। जैसे मान लो हम ये कहते हैं कि 220 वोल्ट का वोल्टेज आ रहा है, तो 220 वोल्ट तो आरएमएस वैल्यू है।
वोल्टेज क्या हो रहा होगा, 0 से 311 वोल्ट तक बढ़ रहा होगा, 311 से 0 तक घट रहा होगा, और फिर इसके बाद जो पोलैरिटी है वो चेंज हो रही होगी, जो टर्मिनल पॉजिटिव है वो नेगेटिव, जो नेगेटिव है पॉजिटिव, कंटिन्यूअस। जो डोमेस्टिक सप्लाई इन इंडिया है वो 50 हर्ट्ज पे है, यानी एक ऑसिलेशन कितने सेकंड में होता है, 1/50 सेकंड में होता है, यानी एक सेकंड में 50 ऑसिलेशंस होते हैं, यानी 100 बार मैक्सिमा एक सेकंड में और 100 बार मिनिमा मिलता है। तो उसका जब एवरेज निकाला जाता है वो 220 वोल्ट है, मान लो 240 वोल्ट आ गया डोमेस्टिक सप्लाई, जो घरों में सप्लाई है, तो ये पॉसिबिलिटी है। क्लियर? अब क्या है, पहली स्टेज ने 10 गुना कर दिया, दूसरी ने 10 गुना कर दिया, तीसरी ने 4 गुना कर दिया। अब कह रहा है बताइए ओवरऑल गेन कितना हो गया, 5 वोल्ट का 50 हो गया, 50 का 500 हो गया, 10 गुना, अगला 500 का 2000 हो गया, 4 गुना, तो टोटल कितने गुना हुआ, टोटल हुआ 5 वोल्ट से 2000 वोल्ट, 400 गुना। और ये बात आप इससे भी निकाल सकते हैं, 10 × 10 × 4 दैट इज 400। कहने को बड़ा सरल न्यूमेरिकल, लेकिन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे न्यूमेरिकल पहले भी पूछे गए, 10 10 10 या 5, शायद 5 5 5 का एक बार पूछा गया, एक बार 10 10 4 का पूछा गया। तो ये तो सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन है, कास्केडिंग के केस में थोड़ा सजा के लिखेंगे, क्या, फॉर कास्केडिंग to form an amplifier of large gain we have the overall gain capital A equals A1 into A2 into A3 into and so on, where A1 comma A2 comma A3 and so on are the individual or separate gains of each respective stages। जैसे A1 फर्स्ट स्टेज के लिए, A2 सेकेंड स्टेज के लिए, A3 थर्ड स्टेज के लिए एंड सो ऑन, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ आइए नहीं। फीडबैक इन एन एम्पलीफायर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल का ट्रेंड है, यही होता है, फीडबैक से कुछ ना कुछ आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। क्लियर है? तो उसमें आपको मैंने पहले ही बताया कि लॉन्ग में उतना टेंशन ही नहीं है, 4 आएंगे, 2 तो छोड़ने ही छोड़ने हैं, फिर 4 आएंगे, फिर 2 छोड़ने, सेक्शन बी सेक्शन सी, और उसमें मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट जो है हो जाएगा डिस्टोर्शन इन एम्पलीफायर्स। याद करिए, वेव फॉर्म जो आप एम्पलीफायर, एम्पलीफिकेशन का मतलब ही है एम्पलीट्यूड को क्या करना, इंक्रीज करना। और एम्पलीट्यूड किसी डीसी सिग्नल में, डीसी में सिग्नल बोलते ही नहीं, पहली बात एसी सिग्नल बोलते हैं। डीसी अप्लाई में कभी भी जब एम्पलीट्यूड होता ही नहीं है तो आप एम्पलीफिकेशन किस चीज का कर रहे हो। तो जहां वेव फॉर्म होगा इनपुट करंट में, इनपुट वोल्टेज में, इनपुट पावर में, तो क्या करेंगे हम उसको एम्पलीफाई करेंगे, यानी उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाएंगे, इसको एम्पलीफिकेशन बोलते हैं। अब उसके मेथड्स होते हैं एम्पलीफिकेशन के। डिस्टोर्शन क्या है, जिस तरह का वेव फॉर्म, ये डिस्टोर्शन भी किसी ने हमसे पूछा था डिस्टोर्शन के बारे में, तो देखिए अब जो काम 4 महीने हुआ, 3.5 से 4 महीने, वो काम एक दिन में थोड़ी करा सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट में बता रहे। बाकी नोट्स, अगर कोई ऐसा भी हो जो हमसे जुड़ा हो, इस समय जुड़ा हुआ हो और पहले ना पढ़ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप साथ के किसी स्टूडेंट से जो हमसे पढ़ता रहा हो, नोट्स बनाए हो, तो उससे आप मांग सकते हैं, उसकी फ़ोटो वगैरह करा के। अभी भी टाइम बहुत है, 14 से 18 तारीख को पेपर, नोट सब कुछ है उसमें, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। क्लियर? तो देखिए, वेव फॉर्म में इनपुट अप्लाई करा गया और वेव फॉर्म में ही आउटपुट मिलेगा। एसी सिग्नल अप्लाई करा गया और एसी सिग्नल ही मिलेगा बढ़े हुए एम्पलीट्यूड का, तो वो एम्पलीफायर है। कह रहा है डिस्टोर्शन क्या है, अगर सेम वेव फॉर्म ना मिले, कुछ डिफेक्ट हो जाए, कुछ डिफेक्टिव आउटपुट मिले, जिसका चांसेस बहुत है, तो इसको कहते हैं डिस्टोर्शन इन एन एम्पलीफायर। 3 तरह का होता है, एम्पलीट्यूड डिस्टोर्शन हो जाता है, कभी कभी फ्रीक्वेंसी डिस्टोर्शन होता है, कभी कभी फेज डिस्टोर्शन होता है। तो 3 तरह के डिस्टोर्शन भी वहां पर पॉसिबल है। फेट एज ए स्विच, ये क्वेश्चन किसी ने पूछा है, हालांकि बहुत बार तो नहीं आया है, लेकिन कुल मिलाकर के आया तो है ही है ये क्वेश्चन, शायद 2018 वगैरह में, तो रिपीट भी हो सकता है। फेट एज ए स्विच, तो ये मैंने बिल्कुल भी आपको नहीं लिखवाया है क्लासरूम लेक्चर्स में, तो जो ऑफलाइन चल रहा था उसमें ये मैंने नहीं लिखवाया।
क्लियर? तो ये आप लोग नोट भी कर लीजिए, फेट एज ए स्विच हेडिंग है, फेट एज ए स्विच। फेट के दो मतलब है, जंक्शन फेट भी हो सकता है, मॉसफेट भी हो सकता है, जेफेट एंड मॉसफेट कोई भी हो, फेट एज ए स्विच लिख लीजिए। टू डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ a field effect transistor, to describe the working of a field effect transistor ब्रैकेट लिख लो, आइदर जेफेट और मॉसफेट। मतलब फेट दो तरह के होते हैं, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और मॉसफेट का मतलब होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये आपको ये रेगुलर क्लास तो चल नहीं रही जिसमें बताया जाए कि मॉसफेट है क्या। मॉसफेट तो ऑलरेडी आपको पता है मिला करके, ठीक है, तो वो तो पूरा लेक्चर तो ऑलरेडी सारे के सारे हो चुके हैं। ये क्वेश्चन है, टू डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ ए फेट ब्रैकेट में आइदर जेफेट और मॉसफेट ब्रैकेट क्लोज्ड, एज ए स्विच comma the circuital arrangement is as shown in figure। सर्किटल अरेंजमेंट वैसा होगा जैसा कि फिगर में शो किया गया है, फुल स्टॉप। उसके बाद ये सर्किट बना देंगे। हालांकि बड़ा क्वेश्चन नहीं आया था, ये शॉर्ट में ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसी लायक भी है ये क्वेश्चन। पूरा कोई लॉन्ग वैसे नहीं आ जाएगा, लेकिन सर्किट वगैरह अगर बना करके लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। याद करिए, अगर एरो अंदर है तो एन चैनल, एरो बाहर है तो पी चैनल। तो यूजुअली मैंने क्या ले लिया, एन चैनल जेफेट। हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, एन चैनल जेफेट कंसीडर किया हुआ है। 3 टर्मिनल है, सोर्स, ड्रेन और ये आपका है टर्मिनल गेट। क्लियर? एक एन चैनल जेफेट ले लिया। आप चाहें, मैंने आपको ये भी बताया है कि जब कभी जेफेट की बात हो, जब कभी मॉसफेट की बात हो और आपको ये ना कहा जाए कि एन चैनल है कि पी चैनल है, तो आप यूजुअली किसका यूज करेंगे, एन चैनल का। इलेक्ट्रॉन्स विल बी द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और किसी भी तरह के चार्ज कैरियर्स में से जो इलेक्ट्रॉनों की मोबिलिटी है, मोबाइलिटी भी कुछ लोग बोलते हैं इसको, तो इलेक्ट्रॉनों की जो मोबिलिटी है और उसके द्वारा होने वाली जो कंडक्टिविटी है वो किसी भी दूसरे तरह के चार्ज कैरियर से ज्यादा होती है। तो जब भी कभी कह दे फेट बताइए तो जेफेट और मॉसफेट है। और अगर आपसे कहते आप डिप्लीशन मॉसफेट को डिस्क्राइब करिए बड़े क्वेश्चन में, तो आप ये समझ लेंगे कि उसमें एन चैनल को आपको पूरा डिस्क्राइब करना है। ऐसा पहले कभी हो चुका है कि केवल मॉसफेट बताया, ये डिप्लीशन मॉसफेट बताया, ये नहीं कहा कि एन चैनल है कि पी चैनल है, तो फिर आप उसमें एन चैनल का यूज करेंगे। क्लियर? अब देखिए, एक रेजिस्टेंस यहां पर अप्लाई करते हैं, RG से रिप्रेजेंट करते हैं, RG, और गेट और सोर्स के बीच में एक लो पोटेंशियल बैटरी यूज करते हैं। याद करिए, वर्किंग के दौरान भी मैंने आपको ये सारी चीजें क्लियर करी हुई हैं। लो पोटेंशियल बैटरी VGG, और जो वोल्टेज जनरेट होता है वो ये है V गेट टू सोर्स वोल्टेज। यहीं पर इसको ग्राउंडेड कर देते हैं बेसिकली। अगर फेट को एज ए स्विच बताना है तो एक जेफेट ले लीजिए, चाहे तो मॉसफेट भी ले सकते हैं, डिप्लीशन मॉसफेट। अलग से जो गेट टर्मिनल होता है, भाई मॉसफेट का नाम क्या है, इगफेट, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो उसमें जो गेट टर्मिनल बनाते हैं वो सोर्स और ड्रेन से सिंबॉलिकली अलग से बनाते हैं, ऐसे करके बनाते हैं बाहर से। क्लियर? और यहीं अगर इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट होगा तो इसको ऐसे ऐसे याद करिए, क्रॉस कर दिया था, सेपरेट सोर्स और ड्रेन, बिफोर वर्किंग, बिफोर सर्किटल ऑपरेशन, अलग अलग रहते हैं। उसमें चैनल होता ही नहीं है, और चैनल बाद में डिफ्यूज हो जाता है जब आप वर्क करते हैं उसमें। इसमें डायरेक्ट गेट उसी से कनेक्टेड है। क्लियर? ये है। इसके बाद देखिए, ड्रेन टू सोर्स
किसी हाई पोटेंशियल बैटरी के द्वारा हम क्या अप्लाई कर देंगे, एक वोल्टेज, और उस वोल्टेज को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, VDS से रिप्रेजेंट करेंगे। इतना। एक लोड है, उस लोड को हम RO से रिप्रेजेंट करते हैं। फिगर को ये आप बना लेंगे इसमें। क्लियर? चाहे आप एन चैनल जेफेट बनाएं, चाहे डिप्लीशन मॉसफेट बनाएं, चाहे इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट बनाएं, 3 नंबर के क्वेश्चन में आप कोई ऐसा तो है नहीं कि तीनों डिस्क्राइब करेंगे, तो नॉर्मली हम एन चैनल जेफेट का यूज करते हैं। अदरवाइज कोई भी फेट हो एक स्विच की तरह काम कर सकता है। बेसिकली स्विच का वर्क क्या है, स्विच फ्लोइंग करंट को, पासिंग करंट को ऑन ऑफ कर सकता है। स्विच का काम ही ऑन ऑफ करना है। तो ये पर्टिकुलर फेट, चाहे वो जेफेट हो जैसे कि बना हुआ है, चाहे वो मॉसफेट हो, वो किसी भी सर्किट को स्विच्ड ऑन कैसे कर सकता है, स्विच्ड ऑफ कैसे कर सकता है। मतलब एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज पर, यानी वोल्टेज अप्लाइड है, करंट जीरो हो जाए, ये अरेंजमेंट फेट के द्वारा किया जा सकता है। इसीलिए फेट हमारा किसकी तरह से काम करता है, स्विच की तरह काम करता है। ये मैं हट भी गया इधर से, तो आप चाहें तो इसमें ये फिगर अभी कंप्लीट कर सकते हैं और चाहें तो आप बाद में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है? अब आगे लिखिए नेक्स्ट लाइन से। देखिए इसमें होता क्या है, आपको वर्किंग पता होगी। सोर्स से ड्रेन की तरफ मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन चलते हैं और करंट का फ्लो ड्रेन टू सोर्स होता है। याद करिए, उस करंट को हमने आपको बताया होगा ID से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट एक ही होती है, लेकिन कंट्रोल करने वाले वोल्टेज 2 होते हैं। कौन कौन से वोल्टेज, VGS वोल्टेज और VDS वोल्टेज। ठीक है, याद करिए। अब इसमें क्या चीज मैंने आपको बताई हुई है, VGS के एप्लीकेशन से, VGS नेगेटिव है, गेट टर्मिनल नेगेटिव करते हैं, उससे बीच में ड्रेन और सोर्स के बीच में जो स्पेस है, जो चैनल है, उस चैनल की विड्थ कम होती जाती है। बिकॉज हमारे जो सोर्स और ड्रेन हैं, जो एक पर्टिकुलर सिलिकॉन बार से बने हुए, एन चैनल का मतलब है एन टाइप बार को आपने कंसीडर किया होगा, और पी टाइप की डिफ्यूजन टेक्निक से 2 सेक्शंस डिफ्यूज किए और वहीं पर पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शंस बने, एक ड्रेन और एक सोर्स की तरह काम करने लगा। क्लियर? एक सोर्स नहीं, दोनों मिलकर के गेट की तरह काम करने लगे, और जो एन टाइप सिलिकॉन बार थी उसका लेफ्ट जो है वो सोर्स हो गया और राइट जो है आपका ड्रेन हो गया। याद करिए, अगर ना याद हो तो हम इसको भी बना दें ऐसे करके। ये सिचुएशन थी, सोर्स ड्रेन शॉर्ट में हम बना रहे हैं। डिफ्यूजन टेक्निक से एक पीस यहाँ, एक पीस यहाँ पर, ये दोनों P हैं, ये N है, और ये एक डिप्लीशन लेयर। ये दोनों मिल करके किसकी तरह से काम करते हैं, गेट टर्मिनल की तरह से काम करते हैं। गेट और सोर्स के बीच में एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, सोर्स और ड्रेन के। ये जो रीजन है, ये जो विड्थ है, डिसाइड करती है फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को। इन केस ऑफ एन चैनल, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये जो विड्थ है डिसाइड करती है। जब रिवर्स बायस करते हैं तो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ती है, और जब डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ेगी तो चैनल की विड्थ घटेगी, और चैनल की विड्थ अगर घटेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो सोर्स से ड्रेन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उनका नंबर, उनका फ्लो पर सेकंड घट जाएगा, करंट की वैल्यू घटेगी। सब कुछ पहले से एक्चुअली पता है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में हो रहा है। जो लोग इस बार 3rd ईयर का पेपर देंगे, मतलब 21 में, तो वो लोग इस तरह से इसको नहीं पढ़ सकते। पहले उनको पूरा वर्किंग में जाना पड़ेगा, तब उसके बाद आप। ये तो हम केवल ये जो एक्स्ट्रा लेक्चर है वो केवल उनके लिए है जो केवल स्विच पढ़ना चाह रहे थे और जिनका ऑलरेडी बाकी सिलेबस हो चुका है। ये थोड़ा सा हम इसलिए क्लियर कर देते हैं कि पता चला वीडियो पड़ा हुआ है और जो 3rd ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट है वो इसको देख रहे हैं और समझ में कम आ रहा है, तो वो फिर गलत है। क्लियर है? आगे जैसे एग्जाम 18 के बाद हो जाएगा, तो अगर होगा तो फिर इस तरह के वीडियोस जो बहुत शॉर्ट में, बहुत तेजी से हमको हटा भी देंगे, कोई इसकी जरूरत नहीं। अभी तो फिलहाल जो 3rd ईयर में हैं उनके लिए ये बताया जा रहा है, वो ऑलरेडी इसको जान चुके हैं कि सब क्या है। दोनों डिप्लीशन लेयर आपस में टच कर जाती हैं, चैनल क्लोज हो जाता है, करंट का फ्लो रुक जाता है। सबसे ज्यादा चैनल कब खुला होगा? जब गेट और सोर्स के बीच में कोई वोल्टेज ना लगाएं, VGS बराबर 0,
और सबसे कम यानी कि बंद कब होगा, जब VGS की वैल्यू मैक्सिमम कितने के बराबर होती है, VP के। इसको पिंच ऑफ वोल्टेज भी कहते हैं। तो मैक्सिमम खुला हुआ है, सर्किट स्विच्ड ऑन है, बंद हो गया VP की सिचुएशन पर, तो सर्किट स्विच्ड ऑफ हो गया, यानी सर्किट को ऑन ऑफ किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ गेट टू सोर्स वोल्टेज इन ए JFET, इन ए FET। तो FET किसकी तरह, FET का मतलब JFET हो सकता है, MOSFET भी हो सकता है। क्लियर। तो कुल मिलाकर के FET किसकी तरह से काम करने लगा, एक स्विच की तरह काम करने लगा। बहुत छोटा क्वेश्चन लगा उस ईयर में पूछा गया, 3 नंबर का केवल, लेकिन फिर भी थोड़ा तो लिखना ही पड़ेगा। पहले सर्किट, उसके बाद आप ये लिख सकते हैं। ये काम क्या लिखेंगे, लिखिए इसमें फिगर बनाने के बाद। वो फिगर नहीं बनाते, वो तो वर्किंग वगैरह है, वो तो आपको पहले कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग है, तो वो सब आपको पहले से मालूम है। ये फिगर बनाने, एन चैनल JFET भी इसमें लिख देते हैं कि एन चैनल JFET है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इफ वी टेक, यदि हम लेते हैं एन चैनल JFET, इफ वी टेक एन चैनल JFET, अगर हम एक एन चैनल JFET लेते हैं, इफ वी टेक एन चैनल JFET, comma, the output drain current ID, the output drain current ID is controlled output drain current ID is controlled by the two voltages, by the two voltages as drain to source voltage VDS, drain to source voltage VDS, as well as gate to source voltage VGS, drain to source voltage VDS as well as gate to source voltage VGS। क्लियर, फुल स्टॉप। व्हेन VGS बराबर 0, जब VGS बराबर 0 होता है, व्हेन VGS बराबर 0, comma, the width of channel becomes maximum। अब ये जिन लोगों ने पढ़ा है वो ऑलरेडी जान गए, इसलिए ये फ्रेश लेक्चर नहीं है, ये केवल इंपॉर्टेंट पहले मैंने बताया था, उसके बाद कुछ लोगों ने ये डाला कि FET एज ए स्विच बता दीजिए, तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, छोटा क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जा चुका है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी कुछ भी आ सकता है, पेपर का है, कुछ वो ये तो कह नहीं सकते। When VGS बराबर 0, comma, the width of channel becomes maximum, सबसे ज्यादा, क्योंकि VGS जब भी लगाओगे तो रिवर्स बायसिंग के कारण जो ये विड्थ है डिप्लीशन लेयर की, जो ये डॉटेड ऐसे करके इतना बनाया गया है, ये पोर्शन, इसकी चौड़ाई बढ़ेगी, तो जब ये इसकी चौड़ाई दोनों तरफ बढ़ेगी तो चैनल की चौड़ाई घटेगी, चैनल नैरो होता चला जाएगा। क्लियर। तो क्या लिखा, बिकम्स मैक्सिमम एंड द मैक्सिमम आउटपुट ड्रेन करंट ID and the maximum output drain current ID will be obtained, maximum output drain current ID will be obtained, full stop। the circuit of load RO, ये देखिए, the circuit of load RO connected in series with output drain terminal capital D, output drain terminal capital D will said to be switched
स्विच्ड SW लिखते कैसे, लिखने का भी तरीका देख लीजिए, SWITCHED, ये तो जैसे यूजुअल लिखा जाता है वैसे स्विच्ड, ऑन ON ऐसे, स्विच्ड ऑन, मैक्सिमम करंट मिलेगी। और हम कहेंगे एक तरीके से ये सीरीज सर्किट है जिसमें लोड ड्रेन के साथ, आउटपुट टर्मिनल के साथ कैसा है, सीरीज में जुड़ा हुआ है, स्विच्ड ऑन, फुल स्टॉप। आगे, व्हेन द नेगेटिव, याद करिए G नेगेटिव, ये ड्रेन सोर्स पॉजिटिव और सोर्स को ही ग्राउंडेड किया गया है, तो लिखिए इसमें व्हेन द नेगेटिव गेट वोल्टेज, व्हेन द नेगेटिव गेट वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, जब नेगेटिव गेट वोल्टेज को हम इंक्रीज करते हैं, when the negative gate voltage is increased, जब नेगेटिव गेट वोल्टेज को इंक्रीज किया जाता है, इंक्रीज्ड, कॉमा, ड्यू टू रिवर्स बायसिंग, ड्यू टू रिवर्स बायसिंग, ध्यान से देखिए P और इसको गेट टर्मिनल बना करके, ये देखिए यहां पर गेट टर्मिनल, ये यहां से जंप कर रहा है ऐसे, ये P से दोनों से क्या बनाया, गेट, द गेट टर्मिनल, क्या लिखा, when a negative gate voltage VG ना भी लिखें, when a negative gate voltage is applied at the gate terminal, comma, both the P sections, दोनों P sections of it, इसके दोनों P sections become reverse biased, रिवर्स बायस्ड हो जाते हैं, रिवर्स बायस्ड P सेक्शंस कैसे हो जाते हैं, रिवर्स बायस्ड हो जाते हैं, टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज कर जाती है, टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, एंड हेंस, ये देखिए ये बढ़ गई, अगर ये लगातार अगर बढ़ रही है तो चैनल की चौड़ाई क्या हो रही है, घट रही है, एंड हेंस टू रिड्यूस द विड्थ ऑफ चैनल, टू रिड्यूस द REDUC, टू रिड्यूस द विड्थ ऑफ चैनल, जिससे चैनल की चौड़ाई घटती है, चैनल की विड्थ क्या होती है, कम होती है, फुल स्टॉप। द आउटपुट ड्रेन करंट ID इज रिड्यूस्ड, द आउटपुट ड्रेन करंट ID इज रिड्यूस्ड। जिन लोगों को याद हो, याद करिए, पढ़ना भी है आपको, ऐसे करके आपने ग्राफ बनाया था और आगे जाकर के VP पर मिला दिया था, VGS और ID लगातार घटती है, फुल स्टॉप। व्हेन VGS बराबर VP, जब VGS का मान किसके बराबर है, VP के, व्हेन VGS बराबर VP, कॉमा, ए स्टेज कम्स, एक ऐसी स्टेज आती है, ए स्टेज कम्स व्हेन द डिप्लीशन रीजन, बल्कि रीजन्स लिखना चाहिए, व्हेन द डिप्लीशन रीजन्स, REGIONS, रीजन्स ऑफ बोथ द P sections, of both the P sections, दोनों P sections के डिप्लीशन रीजन, sections touch, TOUCH, touch each other, एक दूसरे को टच कर जाते हैं, टच each other, दोनों एक दूसरे को क्या कर जाते हैं, टच
टच कर जाते हैं ईच अदर, क्लियर है? और टच करते ही चैनल की चौड़ाई क्या हो जाएगी? जीरो, करंट का फ्लो रुक जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, सोर्स से ड्रेन की तरफ जाएंगे नहीं। टच ईच अदर सच दैट द विड्थ ऑफ चैनल बिकम्स जीरो, विड्थ ऑफ चैनल बिकम्स जीरो, जिससे चैनल की चौड़ाई जीरो हो जाती है, जीरो, फुल स्टॉप। नो आउटपुट ड्रेन करंट आईडी, नो आउटपुट ड्रेन करंट आईडी will be obtained in लोड में कोई करंट आपको प्राप्त नहीं होगी, लोड, एंड it will set to be switched off, OFF, इसको भी कैसे लिखते हैं? switched ऑफ के लिए ये सिंबल जैसे ऐसे बनाते हैं, इट विल सेट टू बी स्विच्ड ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ? आउटपुट ड्रेन करंट जिसका यूज हम किसी एक्सटर्नल लोड में कर रहे हैं, वो फेट की हेल्प से, चाहे वो जेफेट हो चाहे वो मॉसफेट हो, फेट की हेल्प से हम उसको ऑन भी कर सकते हैं, हम उसको ऑफ भी कर सकते हैं, हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। किसके बीच में? ऑन और ऑफ के बीच में, IDSS और जीरो के बीच में। IDSS मैक्सिमम करंट है, जिसको हम सैचुरेशन ड्रेन करंट कहते हैं, और जीरो यानी जीरो और IDSS के बीच में हम करंट को वेरी भी इसकी मदद से करा सकते हैं, IDSS भी बोल सकते हैं, करा सकते हैं, और जीरो भी उस करंट को हम अप्रोच करा सकते हैं। तो जीरो कराना स्विच ऑफ कहलाता है, और IDSS को अप्रोच करना स्विच ऑन कहलाता है। हालांकि स्विच ऑन का मतलब केवल मैक्सिमम नहीं होता, स्विच ऑन का मतलब तो ये है कि थोड़ी बहुत करंट भी मिलेगी तो हम कहेंगे स्विच ऑन है। एक तरीके का रेगुलेटर भी काम कर रहा है, जैसे फैन में रेगुलेटर होते हैं 1 2 3 4 5, स्पीड बढ़ती है तो क्या चीज बढ़ती है? क्या वोल्टेज बढ़ता है क्या? नहीं, वोल्टेज तो जो सप्लाई है वो तो जो आ रहा है वही आ रहा है। 1 पर करंट का फ्लो कम है, पावर का कंजम्पशन कम है, क्योंकि P बराबर V × I। 2 पर किया, फैन की स्पीड बढ़ गई, यानी कि करंट का फ्लो बढ़ गया, लेकिन वोल्टेज वही है, पावर का कंजम्पशन बढ़ गया। 3 पर करा तो और तेज चलने लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि V तो वही है, V तो सप्लाई वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो भी आ रहा है, तो अल्टीमेटली वो तो एवरेज वैल्यू ली जाएगी। P एवरेज बराबर होता है VRMS × IRMS × cos phi। cos phi बदलेगा नहीं, फैन के लिए जो भी होगा वो फिक्स हो जाएगा, वो तो पावर फैक्टर है। अब आप क्या कर रहे हैं? लगातार करंट को वेरी करा रहे हैं, उससे पावर का कंजम्पशन वेरी कर रहा है। जितना ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा करंट का फ्लो, उतनी ज्यादा पावर का कंजम्पशन इन केस ऑफ फैन। तो एक तरीके से ये रेगुलेटर भी बन सकता है अगर रियोस्टेट वगैरह लगा दें तो ये फिलहाल एक स्विच की तरह है। स्विच ऑफ क्या होगा? जब करंट पूरी तरह से रुक जाए। स्विच ऑन क्या होगा? तो केवल ये नहीं बोल सकते कि IDSS है तो हम इसको कहें, मैक्सिमम करंट है तो कहें स्विच ऑन है, और अगर थोड़ी बहुत उससे करंट कम है, मान लो चैनल की विड्थ कम होने के कारण, तो हम कहते हैं स्विच ऑफ हो गया, तो ये नहीं बोल सकते, वो भी स्विच ऑन ही है। ऑफ तब बोलेंगे जब करंट का फ्लो क्या हो जाएगा? जीरो। क्लियर? फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से 10। इस प्रकार ए फेट कैन बी यूज्ड, एक फेट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फेट कैन बी यूज्ड एज ए स्विच, चाहे वो जेफेट हो चाहे वो मॉसफेट हो, एज ए स्विच। क्लियर हो गया? इसके बाद किसी ने पूछा है कि जंक्शन कैपेसिटेंस, ये भी मैंने लिखवाया हुआ है क्लासरूम नोट्स में, ये आपका लिखा हुआ है जंक्शन कैपेसिटेंस, इंपॉर्टेंट है ये ए सेक्शन में आपसे पूछा भी जा सकता है जंक्शन कैपेसिटेंस के बारे में। जंक्शन कैपेसिटेंस तो समझा दे रहे, बाकी कॉपी में तो लिखा ही हुआ है, उसमें तो कोई वही नहीं। जंक्शन कैपेसिटेंस, देखिए कैपेसिटेंस वर्ड का यूज हम कहां पर करते हैं? जहां पर चार्ज का स्टोरेज हो जाए, फ्लो के बजाय अगर चार्ज स्टोर करने लगे
तो उस प्लेस को, उस रीजन को इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या कहा जाएगा? कैपेसिटेंस। क्योंकि कैपेसिटर के बारे में आपको 12th स्टैंडर्ड में भी बताया जाता है कि एक डिवाइस है जिसमें चार्ज स्टोर हो सकता है, और फिर अगर कहीं जरूरत है उसी चार्ज को हम करंट की फॉर्म में, क्योंकि चार्ज का रेट ऑफ फ्लो करंट कहलाता है, करंट की फॉर्म में हम फ्लो भी करा सकते हैं। तो कैपेसिटर की बेसिक वर्किंग क्या है? चार्ज को स्टोर करना। क्लियर? अब सवाल है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में, मतलब डायोड के केस में या ट्रांजिस्टर के केस में, जंक्शन कैपेसिटेंस का मतलब क्या है? क्लियर? जंक्शन कैपेसिटेंस यूजुअली दो तरह का होता है, याद करिए, मैंने लिखवाया हुआ है कि जंक्शन कैपेसिटेंस इज नॉर्मली ऑफ टू टाइप्स। पहला था ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। पहला क्या था? ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। It is also said to be space charge capacitance. It is developed during the reverse biasing of a PN junction diode. एक डायोड में रिवर्स बाइसिंग के दौरान ट्रांजिशन कैपेसिटेंस डेवलप होता है। कैसे? देखिए ध्यान से। एक डायोड जंक्शन PN, एक टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल, डिप्लीशन लेयर जिसके भीतर इमोबाइल चार्ज कैरियर रहते हैं, न चलने वाले चार्ज कैरियर्स, इमोबाइल, पी टाइप की तरफ इलेक्ट्रॉन्स, एन टाइप की तरफ होल्स फॉर्म करते हैं एक डिप्लीशन लेयर। इस बार 12 नंबर के क्वेश्चन में एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई का फार्मूला, उसके पहले पोटेंशियल बैरियर आएगा, जो पोटेंशियल बैरियर जो आएगा उसका वोल्टेज VB से रिप्रेजेंट किया जाएगा, मॉड की फॉर्म में लिखेंगे। जब वो आ जाएगा तो फिर आधा आधा करके, आधा मतलब एग्जैक्ट हाफ नहीं है, इतनी विड्थ निकालते हैं, इसको x1 बोलते हैं, इतनी विड्थ निकालते हैं, उसको x2 बोलते हैं, या कुछ सिंपल में अगर चेंज हो तो आप जो मैंने लिखवाया है उसके अकॉर्डिंग टोटल जो विड्थ होती है वो x1 प्लस x2 हो जाती है। क्लियर? तो इन मोबाइल चार्ज कैरियर्स यहां पर कलेक्ट रहते हैं और वो फॉर्म करते हैं किसको? डिप्लीशन लेयर। दिस इज ऑल अबाउट योर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए PN जंक्शन डायोड। हम क्या करते हैं? ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी वगैरह मिला करके, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया होगा पार्ट 1 में भी और पार्ट 3 में भी। आगे बढ़ जाएं। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस को हम स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस भी कहते हैं, स्पेस चार्ज स्टोरेज कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। तो अब देखिए ध्यान से क्या है, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, एक हाई पोटेंशियल बैटरी की लगा दिया, और ये जैसे ही करते हैं तो जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, P में होल्स और N में इलेक्ट्रॉन्स, वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, अवे फ्रॉम ईच अदर, और इमोबाइल चार्ज कैरियर के प्लेस को बढ़ाते हैं, इमोबाइल चार्ज कैरियर के प्लेस को, रीजन को बढ़ाते हैं। इमोबाइल चार्ज कैरियर्स का कंसंट्रेशन बढ़ता है। इमोबाइल चार्ज कैरियर्स का कंसंट्रेशन क्या होता है? बढ़ता है। यही रीजन है कि आप पढ़ते हैं कि रिवर्स बायसिंग में विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन बड़ा होता है, डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई ज्यादा होती है। इमोबाइल चार्ज कैरियर्स का प्लेस, यहां पर रीजन बढ़ा, इमोबाइल चार्ज कैरियर्स की संख्या बढ़ी, और एक तरीके से देखा जाए तो देखिए निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इधर थोड़ा सा आगे, अभी तो डिप्लीशन लेयर है, जब रिवर्स बायस करेंगे तब क्या होगा? तब सिचुएशन ये आएगी, ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स, और इधर क्या आएगा? होल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भागेंगे इधर, होल्स इधर एक तरीके से, तो अल्टीमेटली ये। तो ध्यान से देखिए क्या सिचुएशन बनी, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, बीच में से ये पूरी जो क्या बोलते हैं चिप है, ये पूरा जो सेक्शन है वो सिलिकॉन या जर्मेनियम का है, बेसिकली सिलिकॉन का है, यानी सेमीकंडक्टर। तो बीच का जो रीजन है वो सेमीकंडक्टर है। हम 0 केल्विन टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट 0 केल्विन मिनिमम टेम्परेचर पर हम सिलिकॉन एज ए सेमीकंडक्टर को इंसुलेटर भी मान सकते हैं। नेगेटिव चार्ज जो आपका कैपेसिटर होता है उसमें यही सिचुएशन होती है, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, जब कुछ नहीं है तो एयर या वैक्यूम को कंसीडर करते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 हो जाता है।
तो निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और साथ में डाइलेक्ट्रिक मीडियम एज सिलिकॉन और जर्मेनियम अगर एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर ले लें तो जो सेमीकंडक्टर है वो भी किसकी तरह से काम करेगा, इंसुलेटर की तरह। तो ये कैपेसिटेंस फॉर्म होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस और स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस से जानते हैं। CT से रिप्रेजेंट करते हैं कैपेसिटी, A एप्सिलॉन अपॉन W से रिप्रेजेंट करता है, जहां पर W को हम विड्थ कहते हैं। याद करिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी CT बराबर A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D होता है। हमने W विड्थ मान लिया रिवर्स बायसिंग करने के दौरान, और कुल मिलाकर के एक तरफ नेगेटिव चार्ज है और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, बीच में सेमीकंडक्टर मीडियम है। तो सेमीकंडक्टर मीडियम अगर हम मान लें कि पूरा टेम्परेचर इसका एब्सोल्यूट 0 केल्विन है तो ये हम कह सकते हैं कि वो इंसुलेटर की तरह काम करेगा, और इंसुलेटर की तरह काम करेगा तो ये परफेक्ट एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के फॉर्म में बन गया। और उसकी कैपेसिटी CT इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है। A क्रॉस सेक्शन एरिया एप्सिलॉन मतलब एप्सिलॉन नॉट इनटू K अपॉन W, D की जगह विड्थ को हमने D लेने के बजाय W से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस और स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस क्लियर। अब देखिए दूसरा नंबर 2, यहाँ इसकी रेंज क्या होती है वो भी मैंने लिखवाया हुआ है, आपके पास कॉपी में देखिएगा। इसकी रेंज होती है 40 पिकोफैरेड के आसपास, बहुत कम है, 40 पिकोफैरेड के आसपास होती है। पिकोफैरेड 1 पिकोफैरेड बराबर 10 टू द पावर -12 फैरेड। दूसरा था डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, ये जंक्शन पर चार्ज का स्टोर होना, ये जंक्शन चार्ज का स्टोर होना बताया गया 2 तरीके से। एक रिवर्स बायसिंग के दौरान जिसको हम ट्रांजिशन कैपेसिटेंस बोलते हैं, दूसरा कौन सा है, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इसको CD से बोलते हैं। CD बराबर होता है DQ अपॉन DV, वैसे भी C बराबर Q अपॉन V होता है। अब सवाल है ये कब आता है, ये आता है जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस रिवर्स बायसिंग में, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान आता है। फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान चार्ज कैसे जंक्शन पर स्टोर होता है, डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई तो कम होती चली जाती है। याद रखेंगे फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान, देखिए ध्यान से, एक लो पोटेंशियल बैटरी, फॉरवर्ड बायसिंग में हम हमेशा लो पोटेंशियल बैटरी का यूज करते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स एक्टिव हो जाते हैं। P की तरफ मेजॉरिटी में कौन है, होल्स, N की तरफ मेजॉरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, मूव टुवर्ड्स ईच अदर, जंक्शन को पेनिट्रेट करते हैं, जंक्शन को क्रॉस करते हैं, लेकिन अपने अपोजिट साइड में इकट्ठा हो सकते हैं। यानी जंक्शन को क्रॉस करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स इधर इकट्ठा हो सकते हैं, होल्स इधर इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन स्पेस चार्ज के बाहर, यानी कि ट्रांजिशन कैपेसिटेंस के बाहर। ड्यूरिंग द penetration of junction by the majority carriers, they can be stored outside the space charge to create a capacitance। यानी कि जब मेजॉरिटी कैरियर्स जंक्शन को क्रॉस करते हैं तो ये इकट्ठा हो सकते हैं, कलेक्ट हो सकते हैं, कहां पर, स्पेस चार्ज के बाहर। और चार्ज का इकट्ठा होना यानी कुल मिलाकर के कौन, ये जैसे मैंने बताया कि यहां पर होल्स बढ़ गए, फिर यहां पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, इसमें क्या सिचुएशन बनेगी, ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे तब भी इलेक्ट्रॉन ही स्टोर होंगे, ऐसा नहीं है कि होल स्टोर हो जाएंगे, लेकिन वो कौन वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, जो ट्रांसफर से आए हैं, जो डिफ्यूजन से आए हैं। डिफ्यूजन मतलब विसरण, जो इंजेक्शन से आए, इंजेक्ट करके आए हैं। तो ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग, लो पोटेंशियल बैटरी की हेल्प से फॉरवर्ड बायस करते हैं। ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग द मोबाइल चार्ज कैरियर्स, जो मोबाइल चार्ज कैरियर, जो चलने वाले चार्ज कैरियर्स हैं, पेनिट्रेट द जंक्शन एंड कैन बी स्टोर्ड इन अपोजिट पोलैरिटी टर्मिनल्स बियॉन्ड स्पेस चार्ज टू क्रिएट डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। CD से रिप्रेजेंट करते हैं, DQ अपॉन DV के बराबर होता है। और इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज 0.02 माइक्रोफैरेड है। माइक्रोफैरेड जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है उसमें मोबाइल चार्ज कैरियर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग इन्वॉल्व होती है, चार्ज कैरियर्स जो इधर उधर पहुंचते हैं वो स्टोर होते हैं और वो पर्टिकुलर कैपेसिटेंस को डेवलप करते हैं जिसको डिफ्यूजन कैपेसिटेंस कहते हैं। 0.02 माइक्रोफैरेड
और ये क्या था 40 पिको फेरेड। अगर ध्यान से देखें तो ये 40 पिको फेरेड का मतलब हुआ 4 × 10⁻⁻11 फेरेड। ये ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है 4 × 10⁻11 फेरेड। लेकिन ये कितना है, ये है 2 × 10⁻⁻ कितना, माइक्रो में -6 तो पहले रहा होगा, -2 और तो -8 फेरेड। यानी कि जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है वो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। अगर इसमें हम 500 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2000 हो जाएगा, 3 पावर बैलेंस हो जाएगी, तब ये आ जाएगा। यानी कि डिफ्यूजन कैपेसिटेंस फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान होता है, मोबाइल चार्ज कैरियर्स के कारण होता है। मेजॉरिटी कैरियर जब पेनिट्रेट करके एक दूसरे के रीजन में जाते हैं तो स्टोरेज हो सकते हैं, तो वो पर्टिकुलर कैपेसिटेंस ट्रांजिशन कैपेसिटेंस जो कि रिवर्स बायसिंग के दौरान होता है, और वो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ने के कारण होता है। चार्ज कैरियर्स अवे फ्रॉम ईच अदर जो मेजॉरिटी वाले हैं वो शिफ्ट करते हैं और इन मोबाइल चार्ज कैरियर्स को बढ़ाते हैं, तो उनके कारण जो डेवलपमेंट होता है वो 40 पिको फेरेड के ऑर्डर का है। उसका 500 गुना कौन है, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है। क्लियर। अब आपके पास ये शॉर्ट नोट पूरा लिखा हुआ है। 2 तरह का जंक्शन कैपेसिटेंस होता है, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। तो आप इसको लिख सकते हैं, खाली डिफ्यूजन कैपेसिटेंस शॉर्ट नोट पूछ लिया जाए, कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो उसको बहुत अच्छा सा लिखिए। और अगर पूछ लिया जाए जंक्शन कैपेसिटेंस तो ट्रांजिशन और डिफ्यूजन दोनों तरह का लिखेंगे। क्लियर है। इसके लिए CT = A/W और इसके लिए CD = dQ/dV। क्लियर। तो सभी लोगों के पास ये लिखा होगा। एक दूसरे को आप हेल्प भी कर सकते हैं, मान लो किसी के पास नहीं लिखा हुआ है तो आपस में फोटो वगैरह, आजकल तो बहुत अच्छा सा है, फोटो खींच करके व्हाट्सएप वगैरह से कर सकते हैं। लेकिन मैंने लिखवाया है, मुझे ये याद है कि मैंने इसको लिखवाया है। क्लियर। किसी ने पूछा था अर्ली इफेक्ट क्या है, तो बेस विड्थ मॉड्यूलेशन PNP ट्रांजिस्टर होता है। अब देखो, अब इसको दोबारा लिखे इसकी जरूरत नहीं है। PNP ट्रांजिस्टर है या NPN ट्रांजिस्टर है। 2 जंक्शन बनते हैं, कौन कौन से बताइए। एमीटर बेस जंक्शन, ऑलवेज फॉरवर्ड बायस करते हैं। कलेक्टर बेस जंक्शन, ऑलवेज रिवर्स बायस करते हैं। मैंने आपको बताया था, एमीटर ऑलवेज फॉरवर्ड, कलेक्टर ऑलवेज रिवर्स। बेस एमीटर के साथ है तो फॉरवर्ड, कलेक्टर के साथ है तो रिवर्स। फॉरवर्ड बायसिंग लो पोटेंशियल बैटरी से एग्जिस्ट कराई जाती है, रिवर्स बायसिंग हाई पोटेंशियल बैटरी के अकॉर्डिंग होती है। मैंने उसका रीजन वगैरह भी सब एक्सप्लेन किया है, पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक। सेकेंड ईयर में नहीं था, पार्ट 1 में भी था, पार्ट 3 में भी था। क्लियर। अब उसके बाद एक जंक्शन यहाँ, एक जंक्शन यहाँ। जब फॉरवर्ड करोगे तो डिप्लीशन रीजन पतला होगा, और इधर जब रिवर्स करोगे तो डिप्लीशन रीजन मोटा होगा। बेस बीच में है। अब बेस बेचारा क्या है, इधर से फॉरवर्ड कर रहे हो तो डिप्लीशन रीजन पतला हो रहा है तो बेस बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इधर रिवर्स बायसिंग है, डिप्लीशन रीजन बढ़ रहा है तो बेस की चौड़ाई क्या हो रही है, घट रही है। तो बेस की चौड़ाई जब घटती है तो 0 भी हो सकती है। याद करिए, मैंने पंच थ्रू भी उसमें लिखवाया हुआ है आपको। पंच थ्रू किसको कहते हैं, एक वोल्टेज आप रिवर्स बायसिंग वाला बढ़ाते जाइए, एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब डिप्लीशन रीजन बेस को खत्म कर देगा, और उस फिनोमेना को ही पंच थ्रू कहा जाता है। पंच थ्रू कोई अलग से हेडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेस विड्थ मॉड्यूलेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि लास्ट ईयर आया हुआ है, ये भी बता दें। अब देखिए, ये पूरा काफी डिटेल में था। पंच थ्रू तो लास्ट एक लाइन थी इसकी। उसके बाद यानी कुल मिलाकर के बेस की विड्थ इस बात पर डिपेंड करती है कि आप रिवर्स बायस वोल्टेज को कितना अप्लाई करते हैं। जैसे जैसे रिवर्स बायस वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड बेस टर्मिनल बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे बेस की चौड़ाई कम होती है, क्योंकि कलेक्टर बेस पर जो रिवर्स बायस में जो डिप्लीशन रीजन है वो अपनी चौड़ाई को बढ़ाता है, गायब भी कर सकता है, बेस खत्म भी हो सकता है। तो जो 3 टर्मिनल वाला नेचर है वो टर्मिनेट भी कर सकता है। 3 टर्मिनल ही नहीं रह गए, जब बेस गायब हो गया तो टर्मिनल कहाँ रह गया। इस फेनोमेना को पंच थ्रू कहते हैं। तो इसको बोलते हैं बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। क्लियर। मॉड्यूलेट करता है, बेस की विड्थ क्या करती है, मॉड्यूलेट करती है। इस पूरे फिनोमेना को मैंने एक जगह कहीं लिखवाया होगा कि साइंटिस्ट JM अर्ली ने बताया था, उनके नाम पर हम इसको अर्ली इफेक्ट भी कहते हैं। तो अर्ली इफेक्ट मैंने बोल दिया होगा, तो कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है। बेस और वो इंपॉर्टेंट भी है, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, उसी को हम दूसरे नाम से अर्ली इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। तो कुल मिलाकर के ये पर्टिकुलर आपका जो है, ये मैंने आपको बताया।
बाकी लॉन्ग क्वेश्चन कोई और पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जितने आपको तो सारे तैयार हैं, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं उनको करिए पहले, उसके बाद आगे बढ़िए। केवल शॉर्ट क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान रखिए कि शॉर्ट क्वेश्चन आपको किस तरीके से करने हैं। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, फेट एज ए स्विच भी क्लियर हो गया, और उसके बाद है जंक्शन कैपेसिटेंस क्या है वो भी क्लियर हो गया। क्योंकि एक मान लो जैसे आप कहते हैं विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, एक दो लोगों ने कहा था विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, तो उसमें पढ़ रहा कि अगर इन केस किसी को कोई चीज़ उसमें बीच में न समझ में आए तो फिर आप हमें व्हाट्सअप वगैरह करेंगे तो उसमें हम समझा देंगे। लेकिन अगर हम पढ़ाने लगेंगे तो एक टर्न याद करिए, एक टर्न में तो केवल पोटेंशियल बैरियर हुआ था, उसके बाद अगले टर्न पर जाकर के आपका कंप्लीट हुआ था जिसमें आपने विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर को पूरी तरह एनालाइज किया था। ठीक है, तो वो 2 टर्न में मिला करके क्वेश्चन है जो कि पॉसिबल नहीं है कि वो जो है एक टर्न में उसको कंप्लीट, तो एक टर्न ही लग जाता है उसमें पूरा। तो इस तरह के बड़े क्वेश्चन तो आपको करने चाहिए, इस नोट्स वगैरह से आप उन बड़े क्वेश्चंस को पूरा क्लियर है। तो चलिए, मैंने आपको जो आपकी प्रॉब्लम थी उसको शॉर्ट आउट किया है और साथ में कुछ बताया भी है कि ये आपको खुद भी करना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, आज भी मैंने शुरुआत में कुछ बताया है, कुछ वीडियो आज डिस्टर्ब हुआ था क्योंकि लाइट भी रात से गड़बड़ थी और नेट की मतलब कनेक्टिविटी की भी प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो इसको जो है आप इस तरह से पढ़िए, बाकी थर्ड ईयर तैयार करिए पूरा। इनकेस फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे व्हाट्सअप करिए, तो फिर हम देखते हैं उसमें अगर कोई और लेक्चर लेना होगा तो हम टाइम डाल देंगे नोटिफिकेशन में, तो हो जाएगा। शायद अभी लोग देखते बहुत, हमने देखा है वीडियो देखा तो बहुत सारे लोगों ने, लेकिन ना लाइक डिसलाइक तो कुछ करते ही नहीं है, और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया। चैनल सब्सक्राइब करिए। थर्ड ईयर में आप अगर चले भी जाएंगे तो उसके बाद ही देखिए, मैंने इस बीच अभी 12 के भी लेक्चर्स डालना शुरू किया, अभी बहुत सारे 25, 30, 40 लेक्चर हम उसमें डालेंगे इसमें यूट्यूब में, तो जुड़े रहिए। अगर जो लोग फिजिक्स में रहना चाहते हैं, फिजिक्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो चैनल सब्सक्राइब भी करिए, लाइक वगैरह भी करिए। हमसे लोग बताते हैं कि बहुत सारे लोग लाइक करते हैं, तो मैंने भी कहा मैं भी बोल दूं, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे भी ये पेपर तो अभी ख़त्म हो जाएगा 18 को, लेकिन मान लीजिए लेक्चर्स आपको देखना है, कैपेसिटेंस के बारे में मान लो देखना है, कभी इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में देखना है, तो वो फिर उसमें पढ़े रहेंगे हमारे। क्लियर है? तो अब आप लोग तैयारी करिए। ओके, थैंक यू।